नमस्कार। आज का जो चैप्टर है वो है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, जो कि आपकी बुक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का है। सर्वप्रथम तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन होता क्या है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अपन करते हैं, उस समय कभी कभी ऐसी अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जब प्रस्तुत सीरीज पूर्ण नहीं होती है, उसके कुछ मूल्य या अनेक कारणों से अज्ञात रह जाते हैं। समंकों से सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि समंक माला में अज्ञात मूल्यों के कारण बीच बीच में रिक्त स्थान न हो। यही नहीं, कभी कभी उपलब्ध समंकों के आधार पर भावी समंकों के पूर्वानुमान लगाने की भी आवश्यकता हो जाती है। इस प्रकार उपलब्ध समंकों के आधार पर श्रेणी के बीच के अज्ञात मूल्यों या भावी मूल्यों को सांख्यिकीय अनुमान लगाने के लिए इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन की क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी श्रेणी में जो अपने पास वेरिएबल्स उपलब्ध हैं, उस सीरीज में जो अज्ञात हैं वो श्रेणी के अंदर भी हो सकते हैं, बीच के हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं। उनको ज्ञात करने के लिए इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं इसकी मीनिंग क्या होगी। इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन, अंतर्गणन एवं बाह्यगणन का अर्थ और अंतर क्या होता है इसमें। तो कुछ सुनिश्चित परिकल्पनाओं के अंतर्गत ज्ञात समंकों के आधार पर कुछ डेटा अपने पास उपलब्ध है, उनके आधार पर श्रेणी सीरीज के बीच किसी अज्ञात मूल्य का सर्वोत्तम अधिकतम संभाव्य अनुमान लगाने की क्रिया को इंटरपोलेशन कहते हैं। जो सीरीज या जो श्रेणी दी हुई है उसके बीच का किसी भी अज्ञात मूल्य को अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए या पूर्वानुमान लगाने की को कहा जाए और उसके दौरान अपन जो क्रिया करते हैं उस क्रिया को अंतर्गणना कहते हैं, इंटरपोलेशन। जैसे नाम से भी इंटरपोलेशन, अंदर अंदर, ठीक है। इसके विपरीत उपलब्ध सांख्यिकीय तथ्यों के आधार पर विशेष परिकल्पनाओं के अधीन किसी भावी समंक के पूर्वानुमान प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसके बाह्यगणन या एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो समंक अपने पास, दो डेटाज अपने पास उपलब्ध है, डेटाज की श्रेणी अपने पास उपलब्ध है, उस श्रेणी के बाहर अगर किसी का पूर्वानुमान लगाना हो और उसके लिए जो क्रिया अपनाई जाती है उसे एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। और डिफरेंस, अंतर्गणन श्रेणी के बीच की रिक्तियों को पूरा करने में उपयोगी है, जबकि बाह्यगणन बाह्य पूर्वानुमान को लगाने में सहायक होता है। इसका उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूँ आपको कि जैसे अपने को जनसंख्या दी हुई है 1951 से लेकर के 2001 तक। तो 1951 में जो भी जनसंख्या थी, फिर 1961 की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या और 1981 की जनसंख्या, 1991 की जनसंख्या और 2001 की जनसंख्या अपने को दी हुई है। तो अब इसके अंदर से कहने का मतलब यह है कि 1951 से लेकर के 2001 के बीच के अगर कोई जनसंख्या अपने को पूछी जाए तो उस जिस रीति से अपन निकालेंगे उसे कहेंगे इंटरपोलेशन। अंदर के होंगे तो इंटरपोलेशन, और मान लो इसी का बेस ईयर मान करके आगे की अगर पूछी जाए तो उसे कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। कहने का मतलब यह है कि सपोज कीजिए कि 1975 का अगर पूछ ले, 1986 का भारत की जनसंख्या का सर्वोत्तम अनुमान प्राप्त करना हो तो यह गणना कहलाएगी अंतर्गणन, इंटरपोलेशन। और इसके विपरीत उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, जो मैंने अभी आंकड़े आपको उपलब्ध कराए 1951 से 2001 तक के, इनके आधार पर 1949 के पूछ ले तो ये पहले आ गई, 1951 से पहले आ गए ना।
और या फिर 2001 के बाद 2011 का पूछ ले, तो इन जनसंख्या को सर्व उपयुक्त अनुमान लगाने की क्रिया को बाह्य गणना कहा जाएगा। अब दूसरी बात, नीड एंड इम्पोर्टेंस, इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है। डॉक्टर बाउले के शब्दों में अगर कहें तो एक संख्यांकीय अनुमान अच्छा हो या बुरा, ठीक हो या गलत, परंतु प्राय प्रत्येक दशा में वह एक आकस्मिक प्रेक्षक अनुमान से अधिक ठीक होगा। आधुनिक संख्यांकी में अंतर्गणन एवं बाह्य गणन द्वारा सर्वोत्तम संख्यांकीय अनुमान का अत्यधिक महत्व है। जैसे मध्यवर्ती वर्ष के लिए अनुमान लगाना, अभाव या अपर्याप्तता, कभी कभी भूतकालीन समंक या तो एकत्रित ही नहीं किए जाते और यदि एकत्रित भी किए गए हो तो सही परिणाम निकालने के लिए स्वतः अपर्याप्त होते हैं। इस अभाव या इस गैप को या अपर्याप्तता की पूर्ति के लिए अंतर्गणना सर्व उपयुक्त अनुमान लगाकर की जाती है। समंक खो जाने पर या नष्ट हो जाने पर इसको अपन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी यही काम करना पड़ेगा। और भावी अनुमान समय समय पर आर्थिक, व्यावसायिक और राजकीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूतकालीन व वर्तमान उपलब्ध सामग्री के आधार पर बाह्य गणना की रीति द्वारा भविष्यकालीन समंकों के पूर्वानुमान लगाने पड़ते हैं। विशेष रूप से आर्थिक नियोजन में बाह्य गणना की रीति को काफ़ी प्रयोग किया जाता है। स्थानीय माध्यों का निर्धारण भी इसी से निर्धारण की जा सकता है। अब बात करते हैं अपन इसकी मान्यताएं। एक तो इसकी सर्वप्रथम पहली मान्यता होती है आकस्मिक उतार चढ़ाव न होना, नो सडन और वॉलेंट फ्लक्चुएशन। अंतर्गणना व बाह्य गणना करते समय यह मान लिया जाता है कि दी हुई अवधि के समंकों में एकदम कोई प्रचंड वृद्धि या अत्यधिक कमी नहीं हुई है। और दूसरा होता है परिवर्तनों में नियमितता या एकरूपता। यह भी माना जाता है कि दी हुई अवधि के समंकों में लगभग नियमित परिवर्तन हुए हैं, अर्थात वृद्धि या कमी की दर लगभग एक समान रही है। अब इनको ज्ञात किसे किया जाता है, ये तो था थ्योरेटिकल पोर्शन का आज का वीडियो था। तो इसकी 5 रीतियाँ होती है बीजगणितीय, जिनको बीजगणितीय रीतियाँ कहते हैं। अंतर्गणना और बाह्य गणन इन रीतियों द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसमें पहली है प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल मेथड, और दूसरी है न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि। तीसरी है लॉगरेंज की रीति और परवलयिक वक्र रीति और अन्य रीतियाँ। इस प्रकार से ये 5 रीतियाँ हैं, इनको अपन आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।